अगर इस वक्त बैंकों के पास 5% से ज़्यादा लोग चले जाएँ कि भाई हमें कैश चाहिए, तो बैंक रन हो जाते हैं। 30 ट्रिलियन के अगर डिपॉजिट्स हैं, 30,000 बिलियन के, तो बैंकों के पास मुश्किल से जो रखा होगा 2-3 ट्रिलियन। अगर आपके पास 50 लाख रुपए रखें और अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाए तो 5 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस से मिलेंगे और बकिया 45 लाख आपको बैंक के एसेट बिकेंगे, तो उसमें से आपको प्रोपोर्शनल हिस्सा मिलेगा। आपका मनी प्रोटेक्टेड नहीं है। अमेरिका में हर मकान के साथ डेट लगा हुआ है, हर गाड़ी के साथ डेट लगा हुआ है, और जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ना, लोगों की चीखें निकल गई। तो हमारा पूरा सिस्टम ही डेट पे चल रहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया, हम डेट से कितनी पनाह मांगी है। हम पूरा गवर्नमेंट का निजाम ही डेट पे चला रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम का इनहेरेंट एक वो है रिस्क है, जिसकी वजह से हर वक्त सिस्टम जो है वो थोड़ा रिस्क के ऊपर रहता है। जो हम सिस्टम प्रोपोज कर रहे हैं, एक तो ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक है। दुनिया के जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उसके सपोर्ट में हैं। ये जो है वो पाकिस्तान के डेट को खत्म कर देगी और उसकी में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लोगों को फायदा ये होगा, इससे इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। अगर आपका बताया हुआ सिस्टम इतना इफेक्टिव है तो दुनिया में सर इतनी जदीद रिसर्चेज हो रही हैं, इकोनॉमी की बात की जा रही है, इस पर अब तक किसी ने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम, आप रफ्तार नाउ देख रहे हैं। आज के मेहमान हमारे इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं कानित खलीलुल्लाह। कानित खलीलुल्लाह साहब यूनिलीवर के हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट रह चुके हैं, यूफोन और पीटीसीएल के लिए भी काम कर चुके हैं। उनके पास हमारी इकोनॉमी को लेकर मज़ेदार सी तजवीज़ हैं। वो कहते हैं कि अगर उनके बताए गए सिस्टम को राइज कर दिया जाए तो हम अपने मुल्क का इंटरनल डेट भी उतार सकते हैं। और बैंकिंग पर जो बहुत से शुकूक व शुबात रहते हैं कि लोग काफ़ी ये समझते हैं कि जिनको कन्वेंशनल बैंकिंग से एतराज़ है कि ये सूदी निज़ाम है, नहीं होना चाहिए, या कुछ लोग इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम से भी खुश नज़र नहीं आते। उनका कहना ये है कि उनके पास उसका भी एक सॉल्यूशन मौजूद है। तो आइए उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि उनके पास ऐसा क्या तरीका है जिस पर अमल करके हम अपने बैंकिंग निज़ाम को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, खैरियत है। अच्छा, कानित खलीलुल्लाह साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे ये बताइए कि सर पहले तो थोड़ा सा समझा दें कि हमारा बैंकिंग सिस्टम या इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है क्या? इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, फिर पूछते हैं कि आपको इस पे एतराज़ क्या है? अच्छा, इस हमारा जो कन्वेंशनल बैंकिंग है, उसके अंदर 2-3 मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला जिस जिस मसले को हम हल करने की बात कर रहे हैं, वो कन्वेंशनल बैंकिंग में तो यही है, जो फ्रैक्शनल रिज़र्व सिस्टम है। इस बैंकिंग सिस्टम में ये होता है कि यानी कोई भी जैसे कोई डिपॉजिटर जब अमाउंट जाके रखवाता है, फॉर एग्जांपल किसी ने 1 लाख रुपए रखवाए, तो उनको स्टेट बैंक की तरफ से बैंक्स को अलाउ ये होता है कि 5% वो अपने पास रखें और आगे 95% लोन देते हैं वो, यानी 5% फ्रैक्शनल रिज़र्व रखें। तो जब मैंने किसी साहब ने अकाउंट बैंक में रखवाए लाख रुपए और उन्होंने आगे बैंक ने 5% अपने पास रखा, 95,000 रुपीज़ किसी को लोन दे दिया। और लाख रुपए अब जिसने डिपॉज़िट रखवाए थे उसके पास भी हैं, और 95,000 जिसको लोन दिया गया उसका भी बैंक एक डिपॉज़िट अकाउंट क्रिएट कर देता है। यानी कि 95,000 का एक्सेस उसके पास भी है जिसने रखा था, और 95,000 आगे भी चला आगे गया। भी चलिए, 195,000 हो गया, और फिर ज़ाहिर है वो जो 95,000 जिसको लोन दिया, जिसका बैंक्स ने जब लोन देते वक़्त डिपॉज़िट अकाउंट का क्रिएट किया, तो वो डिपॉज़िटर क्यों अकाउंट क्रिएट करवाता है? वो इसीलिए करता है कि उससे आगे वो पेमेंट्स करे। उसने किसी को पेमेंट की, तो जहाँ पेमेंट होगी वो किसी और अकाउंट में जाएगी, तो बैंक फिर क्या करेंगे, 5% अपने पास रखेंगे और 90,000 रुपीज़ लोन किसी तीसरे को दे देंगे। और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। और अगर 5% रिज़र्व रेशियो है, तो बैंकिंग का निज़ाम जो है वो 5% रिज़र्व से 20x मनी क्रिएट कर सकता है। यानी अगर 1 लाख को आप 5 से डिवाइड करें तो 2 मिलियन की मनी क्रिएट हो सकती है। और ये सबको पता है, मतलब ये कोई ऐसा, अगर आप किसी इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ें तो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है कि मल्टीप्लाई करता है मनी को। इसकी जो है वो तारीखी एग्जांपल इस तरह से दी जाती है कि 16वीं-17वीं सदी के अंदर ना, ये सबसे पहले सुनार या ब्लैक स्मिथ हुआ करते, वो गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे, जो लोग उनके पास सोना रखवाते थे और वो उनको रसीदें इशू करते थे। अच्छा, वो रसीदें जो है वो इकोनॉमी में एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होती थी। लोग उससे ट्रांज़ैक्शन करते, नोट थे इनिशियल लेवल के। तो उस वक़्त फिर ये हुआ कि सुनारों ने सोचा या उन्होंने अंदाज़ा किया कि भई लोग सोना लेने तो आते नहीं, तो हम ये क्यों ना करें कि डबल रसीदें कर दें, ज़्यादा इश्यू कर दें, ज़्यादा कमाएँ इससे और उससे ज़्यादा कर दें। तो उस ज़माने में तो बड़ा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी समझी जाती थी कि कैसा फ्रॉड कर रहे हैं ये। और क्योंकि ज़ाहिर है जब वो रसीदें ज़्यादा इश्यू करते थे, तो मनी की क्वांटिटी बढ़ती थी, वैल्यू मतलब उसकी तादाद बढ़ती थी, तो उससे इन्फ्लेशन होता था। तो 1840 में सबसे पहले इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये किया कि सुना इन सबको प्राइवेट इदारों को कह दिया कि भाई आप नहीं नोट इशू करेंगे, नोट सारे सेंट्रल बैंक इशू करेंगे। और इंग्लैंड को देखा-देखी, क्योंकि इंग्लैंड उस वक़्त डोमिनेंट यानी पावर थी, तो अमेरिका, यूरोप हर जगह पे ये कुछ अरसे में हो गया ये काम ना। और एक तरह से प्राइवेट बैंकों की मनी खत्म हो गई और सारी सॉवरेन मनी रह गई। लेकिन फिर गुज़श्ता 200 सालों में ये हुआ है कि जो उस ज़माने में जो सारी ट्रांज़ैक्शन होती थी वो पेपर करेंसी के थ्रू होती थी। अब ये हो रहा है कि 95% ट्रांज़ैक्शन जो हैं वैल्यू के अंदर वो होती हैं बैंक
की मनी के अंदर, यानी आप बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं जिसे बैंक मनी कहते हैं। तो हुआ ये कि अब जो जो नए दुनिया में इस वक्त अगर आप मनी का तनासुब देखें तो 5% मनी रह गई है, वो कि जो सॉवरेन मनी है, जो स्टेट बैंक मनी है, और 95% मनी हो गई है जो जो बैंकों ने क्रिएट की। बैंकिंग के नंबर्स हैं वो। अगर इस वक्त बैंकों के पास आप चले जाएं, फॉर एग्जांपल आप उनसे कहें 5% से ज़्यादा लोग चले जाएं कि भाई हमें कैश चाहिए, तो बैंक रन हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये पोजीशन ये है कि 30 ट्रिलियन के अगर डिपॉजिट्स हैं, 30,000 बिलियन के, तो बैंकों के पास मुश्किल से जो रखा होगा 2-3 ट्रिलियन, 2-3 हज़ार बिलियन रखा होगा, 10% भी नहीं होगा उसमें। तो ये बैंक का जो सिस्टम है, ये एक फ्रैक्शनल सिस्टम के थ्रू जो है वो एक तो मसला सर, क्रिएट कर रहा है। हाँ सर, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि अगर बैंकों के पास नहीं रखा हुआ तो बैंकों ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है ना। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामिक बैंकिंग है तो वो तो एसेट्स से बिलोंग करती है, तो वो किसी ना किसी सूरत में तो पड़ा हुआ है, तो उसमें कोलैप्स कैसे कर जाएंगे? अच्छा, इसमें जो बैंकिंग के जो दो काम करती है बैंकिंग, अभी हम पहले कन्वेंशनल बैंकिंग की बात कर लेते हैं। ज़्यादा इस्लामिक बैंकिंग इस वक्त मैं आपको कहूँ कि ज़्यादातर जगहों पे उसका फॉर्म तो उसने चेंज कर लिया, मगर सब्सटेंस चेंज नहीं किया। जैसे नीचे सब्सटेंस होता है ना, ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में या लीगल उसमें सब्सटेंस, या हम ये कहेंगे कि लिबास तो चेंज हो गया है मगर रूह चेंज नहीं हुई अभी। तो हम कन्वेंशनल बैंकिंग की पहले हम बात कर लेते हैं, उसी के अंदर हम उसको वो कर लेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आगे इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो करता है बैंक, दो काम करता है। एक ये कहता है कि आपसे कहता है कि आप पैसे दें, और आपके पैसे रिस्क फ्री हैं, कोई आपको नुकसान नहीं होगा, जब चाहे आप निकलवा सकते हैं। और आगे क्या करता है बैंक, आगे वो लॉन्ग टर्म पे देता है, यानी किसी के गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लिए, 5 साल के बॉन्ड खरीद लिए, 10 साल के बॉन्ड खरीद लिए। और कभी वो बिजनेसेस के अंदर रिस्की बिजनेस में लगाता है। फॉर एग्जांपल किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दिया, तो आपको तो कंफर्म नहीं है कि भाई कितना उससे प्रॉफिट होगा, तो उसने रिस्क फ्री पैसे लिए, और इस पैसे पे लिए कि डिमांड चेकिंग अकाउंट है, जब चाहे आप निकाल लें। और एक्चुअली उसने किया कि लॉन्गर टर्म पे दिया और रिस्की बिजनेस में दे दिया। तो ये पूरा सिस्टम जो है ना, वो ये इसे कहते हैं कि सिस्टमिक रिस्क है इसके अंदर। वो सिस्टमिक रिस्क ये है कि कभी भी अगर बिजनेस में नुकसान होता है, और बड़ा नुकसान होता है, तो बैंक रन होते हैं। और हमने 2008 में ये देखा कि अमेरिका के अंदर इतना बड़ा जो है वो ग्रेट रिसेशन बैंकिंग से शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले 4-5 साल इंटरेस्ट रेट बहुत थोड़े रहे, लोगों ने खूब, बैंकों ने लोन इशू किए, मनी सप्लाई बढ़ी, और आखिर में जो है वो बस्ट हो गया। तो ये बैंकिंग का इनहेरेंट, बैंकिंग सिस्टम का इनहेरेंट एक वो है, रिस्क है, जो जिसकी वजह से हर वक्त सिस्टम जो है वो थोड़ा रिस्क के ऊपर रहता है। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट की भी हुई है और लोग पैसे लेने आ गए, तो क्या होगा फिर? आप तो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो नहीं, अगर आपने 5 साल के कर्जे पे दिया हुआ है आगे, तो आप कैसे देंगे लोगों को? तो एक तो मसला ये है कि इस सिस्टम के अंदर इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट है ये ना, कि जी आप शॉर्ट टर्म लेके लॉन्ग टर्म पे दे रहे हैं। दूसरा मसला ये है कि बैंक से चाहते हैं, क्योंकि और भी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग, किसी सर्विस इंडस्ट्री की, वो तो चाहते हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है उनका, कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। आपको पता है कि जो बड़े बैंक्स हैं उनके सीईओज़ की मेरे यानी पाकिस्तान में हाईएस्ट पेड लोग होंगे, करोड़ों रुपए की सैलरीज होती हैं। तो वो ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि ज़्यादा कमाएं, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दें, अपने खातेदारों को वो दें। तो जब वो ये देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो लोन इशू कर रहे होते हैं, चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन इशू हो। अच्छा, जब लोन इशू करते हैं तो क्या होता है कि उससे मनी सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि मनी की दो सूरतें हैं। कैश है जो गवर्नमेंट ने क्रिएट की है, स्टेट बैंक ने प्रिंट की है, और एक जो है बैंक मनी है, जो अकाउंटिंग नंबर्स हैं। तो अगर मैं जैसे कि बैंक में जाऊँ, उससे कहूँ कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो, और मुझे जो है मैं आपके पास एक सिक्योरिटी रखवाता हूँ, ज़मीन रखवाता हूँ, तो बैंक 1 करोड़ रुपए जो मेरे अकाउंट में डालेगा, ये नई मनी होगी। और इसमें कोई अब वो नहीं रहा, यानी इस वक्त आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड का पेपर पढ़ लें, यूरोपियन बैंक का, कि सबको पता है कि 95% मनी जो क्रिएट हो रही है, वो कब हो रही है? एट द टाइम ऑफ इशूइंग लोन्स। नई मनी होती है वो नई मनी के थ्रू आप पेमेंट करते हैं। तो जब ये बैंक क्रिएट करते हैं, तो उससे महंगाई होती है। जाहिर है कि अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ रही है 3-4% से, और मनी सप्लाई पाकिस्तान में 20% से बढ़ रही है, तो उससे महंगाई होगी। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक क्या करता है, या दुनिया में सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। और उस इंटरेस्ट रेट बढ़ा के वो चाहते ये हैं कि इकोनॉमी को स्लो डाउन करे, लोग लोन ना लें, और उससे मुस्तकिल आपकी एक इकोनॉमिक अब वो रहती है प्रॉब्लम, क्योंकि जब अच्छे हालात होते हैं तो बैंक लोन इशू करके एसेट की प्राइसेस बढ़ाते हैं, और अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि डेट बस्ट, वो यानी वो जो बबल होता है बस्ट होता है, और वो फिर मुस्तकिल आप बूम बस्ट साइकिल्स के दरमियान में रन कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर बैंक लोन नहीं देंगे, तो ये जो इतनी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी जनरेट होती है, ये कैसे होगी? आपने कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा बैंक जो हैं वो लोन देते हैं, यानी कि किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए जमा करवाए, तो वो कई बार यानी कि बैंक ने आगे से आगे, आगे से आगे, जबकि वो बेसिक रकम वही है। तो अगर नहीं देंगे आगे, तो ये जो इतनी इकोनॉमिक सर्किल चल रहा है, ये तो रुक नहीं जाएगा? पहली बात तो ये कि मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक जो लोन देते हैं, वो लोन देते हैं, उससे मनी भी क्रिएट होती है, और वो मनी डेट के साथ क्रिएट हो रही है। जब लोन दिया जाता है पाकिस्तान में, पिछले 10-15 सालों के अंदर
मनी और जो डेट था, वो गवर्नमेंट का डेट, वो डोमेस्टिक डेट 5 ट्रिलियन था। अब वो 40 ट्रिलियन 47 ट्रिलियन पे हमारा डोमेस्टिक डेट पहुंच चुका है और मनी सप्लाई कोई 36-37 ट्रिलियन पहुंच चुकी है, क्योंकि बैंक लोन इशू किए जा रहे हैं। तो जो सिस्टम बता रहे हैं, जिसपे मैं बाद में थोड़ी और तफसील से ही बात करूँगा, उसमें यह है कि आप अगर बैंक लोन दें तो वो रियल मनी का दें। जैसे मैंने अगर मीरान के हबीब बैंक के अंदर मैंने 10 लाख रुपए रखवाएँ, ठीक है? अभी क्या होता है, हबीब बैंक उसमें 10 लाख रुपए में, क्योंकि रिजर्व रेशो 5% है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री मिलकर उस पे 20 गुना मनी क्रिएट कर सकती है। फुल रिजर्व सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और मुझे कोई पैसे मुझे, यानी पहली बात तो ये है कि उसमें मेरे डिपॉजिट अकाउंट में मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे होंगे। अभी मिल रहे हैं ना, बैठे-बैठे मिल रहे हैं, हालाँकि मैं जब चाहे निकलवा सकता हूँ। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा, तो मेरे अकाउंट से हबीब बैंक पैसे निकालेगा और वो जाके किसी कंपनी के अकाउंट में दे देगा। तो मेरे अकाउंट में ज़ीरो हो गया और वो 10 लाख रुपए चले गए किसी भी बड़ी कंपनी के अकाउंट में, किसी बिज़नेस के अकाउंट में, और जो वहाँ से प्रॉफ़िट होगा वो मेरे पास मिल रहा होगा। यानी जो एक्सपोनेंशियली मनी बढ़ रही है मल्टीप्लायर के थ्रू, एक क्रेडिट पिरामिड क्रिएट हो रही है। अच्छा, इसका नुकसान भी मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए, इकोनॉमी के ज़माने में ये होता है कि जितनी सेविंग हो ना, उतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। पिछले दिनों 2 साल पहले पाकिस्तान में 2-3 साल पहले मेरे ख़्याल है हमारे स्टेट बैंक के रेट बहुत कम थे, 5-7%। सारी टेक्सटाइल कंपनियों ने खूब इन्वेस्टमेंट कर ली अपनी, और 6 महीने बाद, साल बाद ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट आपके 20-22% पे चले गए। तो वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो 5-7% पे वायबल थी, वो 22% के ऊपर जो है वो बहुत उसमें नुकसान होने लगा। और बैंकिंग सेक्टर को कोई इसकी फ़िक्र इसलिए नहीं होती है कि वो तो ये चाहते हैं कि लोन वापस हो और इंटरेस्ट वापस हो। पहले टेक्सटाइल कंपनियों को फ़ायदा था कि यानी वो इंटरेस्ट उन पे कम चार्ज हो रहा था और उनको कम देना पड़ रहा था, और बैंकों के खातेदारों का वो था बैंकों को। अब क्या हो रहा है कि बैंक के खातेदारों के फ़ायदा हो रहा है और टेक्सटाइल कंपनी जिस तरह से नुकसान में है। तो रियल सेक्टर और जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वो बिल्कुल 2 अलग सिमतों में चल रहा होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो फुल रिज़र्व जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें ये कि बिल्कुल बैंकिंग को काम करना होगा। बैंक आगे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और अपना पैसा लिक्विडिटी भी देंगे, मगर वो रियल सेविंग की बेसिस पे होगी। यानी मैंने अगर 10 लाख रुपए सेव किए हैं, मेरे अकाउंट से निकलेंगे और उनके अकाउंट में जाएँगे। एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया 2 तो बहुत बड़े नुकसान हैं। क्योंकि जब अच्छे हालात होते हैं, बैंक इंजेक्ट करते हैं मनी इकोनॉमी के अंदर, यानी, और उसके से होता है इकोनॉमी में बबल्स बनते हैं, और वो बबल जो हैं वो बस्ट होते हैं। तो इकोनॉमी जब हिलती, उससे उसमें जब इकोनॉमी में आप मनी ज़्यादा क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा, फ़ायदा किन लोगों का होगा? देखिए, अमीर लोगों का फ़ायदा होगा, इसलिए कि जिनके पास एसेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ तो बढ़ जाएंगी, मगर गरीबों का उसके अंदर नुकसान ही नुकसान होना है। तो जो आप मनी में जो आप क्रिएट कर रहे हैं, उससे आप इकोनॉमी ऊपर जा रही है, और फिर अल्टीमेटली जब प्राइसेस एक लेवल पे जा जाती हैं, ज़्यादा जाती हैं, उसके बाद फिर बस्ट होता है। तो ये एक मुस्तकिल एक बूम एंड बस्ट साइकिल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन चलता ही रहता है। और उसकी मेन वजह जो है ना, अगर आप इकोनॉमिस्टों से पूछें, ऑस्ट्रियन एक स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स मशहूर है, उनका ये व्यू यही है कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री जो है ना, बैंकिंग जो लोन एक्टिविटी कर रही है, उसकी वजह से ये पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है। सर, अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि हम रियल एसेट बैंकिंग पे आ जाएँ, यानी कि जितना पैसा है उतना ही आगे लोन दिया जाए और उसी के ऊपर प्रॉफ़िट लिया जाए और इसी के ऊपर किया जाए। तो ये फिर मुझे ये बताएँ कि ये तो फिर हमारे बैंक्स कोलैप्स नहीं कर जाएँगे? नहीं, नहीं, कोलैप्स नहीं करेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अभी क्या हो रहा है कि जो मनी क्रिएट कर रहे हैं बैंक्स, और वो ज़्यादा क्रिएट कर रहे होते हैं, जिससे इन्फ्लेशन होता है। और इन्फ्लेशन इस दुनिया में आप पूछें, पहले तो पाकिस्तान में तो सबसे नहीं, बड़ा जितना मसला। जितना सब कुछ हो चुका, ठीक है, आपने अभी नंबर्स भी बताए कि इतने ट्रिलियन का वो है रियल मनी, और जबकि एक्सीड इतनी हुई हुई है। तो अगर हम आज से सोचें कि यार चलो इसको जी। रियल मनी बेस कर देते हैं, तो फिर जो हो चुका उसका क्या होगा? नहीं, देखें, इसमें ये है कि इस वक़्त आपके पास जो 30 ट्रिलियन की मनी है ना, तकरीबन 30 ट्रिलियन के डिपॉज़िट्स हैं। उसके अगेंस्ट जो है वो क्या हुआ है, बैंकों ने 5% रखा हुआ है अपने पास कैश, और कुछ स्टेट बैंक के अकाउंट में, ताकि अगर मैं बैंक में जाऊँ और मुझे कुछ कैश की ज़रूरत हो तो एटीएम से मुझे दे दें। और अगर मैंने किसी के नाम चेक लिख दिया जो किसी दूसरे बैंक में है, तो स्टेट बैंक के एक सेटलमेंट का है, उससे सेटल हो जाए वो। तो 5% रिज़र्व का रेशियो रखा हुआ है। जो हम सिस्टम प्रपोज़ कर रहे हैं, जो सिस्टम मैं आपको बताऊँ कि एक तो ये इस्लामिक प्रिंसिपल से बिल्कुल करीब है, उसके मुताबिक है। दूसरी बात ये है कि ये दुनिया के जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे मिल्टन फ्रीडमैन, फिशर, जो बड़े इकोनॉमिस्ट, वो इसके सपोर्ट में हैं खासे। तो इस सिस्टम में आपको बैंकों के 100% रिज़र्व रखना होगा, यानी उनको 5% नहीं रखना होगा, उन्हें 100% स्टेट बैंक के अकाउंट में रखना होगा, ठीक है? तो जैसे ही आप अगर ये नोटिफ़िकेशन जो है स्टेट बैंक इश्यू करता है कि नहीं, आज से 5% नहीं है, 95% पूरा आपको 100% रिज़र्व रखना है, तो बैंक क्या करेंगे कि जो उनके अकाउंट्स में, उनके बैलेंस शीट के ऊपर जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो तकरीबन 65% उनकी बैलेंस शीट का हिस्सा हैं, वो सारे स्टेट बैंक के
के पास चले जाएंगे और उससे उनका अकाउंट अप हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि इससे पाकिस्तान का जो पूरा डेट है, जो हमने डिपॉजिटर्स ने बैंक पे रखवाया हुआ है, और बैंक ने क्या किया हुआ है, उनको गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी कि 5% अपने पास रखो, तुम आगे जाके लोन दो। उन्हें गवर्नमेंट को ही लोन देके उन्हीं से कमाना शुरू कर दिया, और कमा भी इतना रहे हैं कि वो गवर्नमेंट अपने गरीब आवाम का पेट काट के दिए जा रही है। सारे बैंक्स जो हैं वो यानी अपने सुकूक बॉन्ड्स की सूरत में, सुकूक की सूरत में गवर्नमेंट को दे रहे हैं और उससे मिल रहा है। तो 100% रिजर्व के अंदर जो है, सबसे पहले तो पाकिस्तान का पूरा डेट जो बैंकों की बैलेंस शीट पे रखा हुआ है वो स्टेट बैंक के पास चला जाएगा, और स्टेट बैंक जाहिर है गवर्नमेंट की एक जेब है। उसके बाद अब आप उन बॉन्ड को कैंसिल कर दें, जीरो रेट कर दें, पाकिस्तान का बॉन्ड खत्म हो जाता है। तो बैंक क्या करेंगे सर? हाँ हाँ, बता रहा हूँ। देखिए, बैंक के अंदर बैंक दो काम कर रहे हैं ना, मैंने आपको शुरू में बताया। एक तो डिपॉजिट है, सेफ कीपिंग है, और एक है इन्वेस्टमेंट या आगे लैंडिंग। दो काम है ना अलग अलग, और दोनों आपस में कन्फ्लिक्टिंग है। इसलिए कन्फ्लिक्टिंग है, एक जगह आप डिपॉजिटर्स को कह रहे हैं कि तुम्हारा पैसा बिल्कुल रिस्क फ्री है और जब चाहे तुम निकाल लो, और एक्चुअली क्या करते हैं वो जाके उन्हीं गोल्ड स्मिथ की तरह वो मनी क्रिएट करके आगे लॉन्ग टर्म पे दे देते हैं, और क्या कहते हैं, रिस्की बिजनेस में भी लगाते हैं। तो ये जो दो बैंकों का काम है फुल रिजर्व के अंदर, ये दोनों काम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी मनी अलग हो जाएगी और डेट अलग हो जाएगा। और उस सूरत के अंदर बैंक्स के दो बड़े सेक्शंस होंगे, यानी इसमें कोई लीगल चेंज की बात नहीं है। बैंकों को अभी उनके पास 5% रिजर्व है, ठीक है, 5% जब वो 100% में जाएंगे तो उनको क्या करना होगा, अपना स्टेट बैंक का सिर्फ अकाउंट बढ़ाना होगा, और उस अकाउंट के अगेंस्ट वो अपना बॉन्ड उन्होंने दे दिए वहाँ पे। तो उनका जो डिपॉजिट सेक्शन है वो सारा पेमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होगा। और जैसे आपने यानी अभी अब तो हर पेमेंट गेटवेज भी बहुत आ गए हैं, तो वो पेमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होगा। और फुल रिजर्व बैंकिंग के जो दुनिया भर में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी आप डिपॉजिटर्स के ऊपर आप 1% की फीस लगा दें, या स्टेट बैंक उनको 1% दे दे। दोनों सूरतें में अमाउंट इतना बड़ा नहीं, अगर 30 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स हैं तो अगर उन्होंने 1% कहा, 300 बिलियन आपने बैंकों को दे दिया, तो उससे उनका पूरा सिस्टम चलता रहेगा डिपॉजिट्स का। तो सर आप 1% की बात कर रहे हैं, या तो 17-18% पे खुश नहीं होते बैंक? तो ये बता रहा हूँ कि अभी जो 300 बिलियन है ना, ये पाकिस्तानी बैंकिंग की इंडस्ट्री का जो पूरा प्रॉफिट है उसका तकरीबन आप समझेंगे 40-50% होगा, 1%। ये तो खैर डिपॉजिट सेक्शन है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना। इसमें तो देखें यही है कि जी आप जिस तरह कैश जो है वो मिलियंस ऑफ लोगों के पास है, लेकिन जो बैंक अकाउंट्स हैं वो यानी बैंक के अंदर आपको रखने, इस सिस्टम के अंदर जो जिस तरह से कैश जो है वो सेंट्रल बैंक इशू करता है, उस तरह से जो डिपॉजिट मनी है, या जैसे आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मनी, वो भी सेंट्रल बैंक इशू कर रहा होगा। तो वो जो बैंकिंग का डिपॉजिट सेक्शन है वो तो बहुत टेक्निकल काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि उनका पेमेंट्स पे कंट्रोल है, हर जगह पे पेमेंट आप उनके थ्रू कर रहे होते हैं। सर मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक पॉइंट मैं समझ नहीं पाया। आपने कहा कि ये जो बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को जो है वो स्टेट बैंक के पास 5% अमाउंट अभी रखना पड़ता है। अब आप उसको कर दें 100%, बिल्कुल ठीक है 100%। तो फिर पब्लिक के जो मंसूबे हैं, किसी को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, या मुझे पर्सनल लोन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा? फिर वो स्टेट बैंक से लेके नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखें, जब आपने 5% से 100% कर दिया तो डिपॉजिट तो ये सेक्शन हो गया ना, एक डिपॉजिट सेक्शन हो गया जो गवर्नमेंट, जो बैंकों का कि मनी को देख रहा है, एक से दूसरे के पास जा रही है। दूसरा सेक्शन उनका इन्वेस्टमेंट सेक्शन है। इन्वेस्टमेंट सेक्शन जैसे आपने म्यूचुअल ट्रस्ट होता है ना, म्यूचुअल ट्रस्ट के पास जो है वो मनी तो नहीं होती, मनी तो अकाउंट उसके बैंक के अंदर होते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ बैंक के पास तो पैसा बचा ही नहीं ना। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ क्या होगा। अब जैसे बैंक ने फॉर एग्जांपल, मैं अपनी मिसाल लूँ कि मेरे पास अगर जो है वो हबीब बैंक में 10 लाख रुपए पड़े, ठीक है, तो जो डिपॉजिट सेक्शन है बैंकिंग जो हबीब बैंक का, उसके बाद 10 लाख रुपए पड़े, और उस बैंक का स्टेट बैंक के अंदर भी 10 लाख रुपए का अकाउंट होना चाहिए। अब होता यह है कि मैंने कहा कि मुझे तो क्योंकि आपके सिस्टम में कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा और तो मुझे जो है वो इसको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो हबीब बैंक का मैं क्या करूँगा, मैं उसका एक चेक लिखूंगा हबीब बैंक के इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरफ, जैसे म्यूचुअल ट्रस्ट में होता है। वो 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकलेंगे और हबीब वो यानी किसी भी कंपनी के अकाउंट में चले जाएंगे। तो वो मनी जो है, यानी मनी अकाउंट के अंदर तो मनी है, लेकिन वो मेरे अकाउंट से उनके पास चली गई, और जो उससे स्टेट बैंक के पास भी रही। स्टेट बैंक तो देखें मनी के अगेंस्ट अपने पास रख रहा है, डिपॉजिट के अगेंस्ट डिपॉजिट रख रहा है। जो इन्वेस्टमेंट सेक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लाख रुपए लोन दिया, तो क्या होता है, मैंने लाख रुपए आपके पास चले गए। अब मेरे पास ये लिखा हुआ है कि मुझे फैसल साहब से लाख रुपए लेने, और आपके पास लिखा हुआ है कि मुझे देने का अनस साहब को। ये क्या, ये जो है ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, लोन की। ये इन्वेस्टमेंट सेक्शन देख रहा होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेक्शन के पास कोई मनी नहीं है, ठीक है। और मनी वही है, चाहे वो पेपर फॉर्म के अंदर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हो, जो स्टेट बैंक ने क्रिएट की है। तो पहले वो लाख रुपए मेरे पास थे, ठीक है, वो आपके पास गए लाख रुपए, और वही लाख रुपए आपने अगर किसी जो जरूरत के लिए आपने लिए, वो आपने किसी और को दे दी, वो मनी मूव कर रही है इधर से उधर, ठीक है, वो मनी तो मूव कर रही है ना।
मेरे पास इन्वेस्टमेंट जो सेक्शन है, अगर मेरा और आपकी ट्रांजैक्शन हबीब बैंक ने करवाई है, तो सर फिर स्टेट बैंक के पास कैसे गए 10 लाख? मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ आपसे। स्टेट बैंक के पास उनको रिजर्व रखना है अपना, यानी एक अकाउंट, जैसे मेरा अगर मीज़ान के अंदर 10 लाख रुपए का अकाउंट है, तो मीज़ान का अकाउंट 10 लाख रुपए स्टेट बैंक में होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो मनी मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट है ना, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो सर 5% देखें मीज़ान, आपने कहा कि 10 लाख रुपए आपके पास हैं, आप फॉर एग्जांपल किसी भी XYZ बैंक के पास गए, आपने रख दिए। उस बैंक ने, ये रूल है कि 100% स्टेट बैंक के पास अपना सब अकाउंट या अकाउंट खुलवाने हैं, वहाँ रख दिए। यानी इसकी मिसाल आप लिखें कि यानी मास्टर अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक के अंदर है। ठीक है। और अब बात यह है कि मैं आया बैंक के पास, XYZ के पास, कि भाई मुझे जो है वो 10 लाख रुपए आप जो है वो लोन दे दें। अब इस बैंक के पास तो पैसे है ही नहीं, क्योंकि वो तो डिपॉजिट कर चुका है स्टेट बैंक के ऊपर। तो ये बैंक मुझे XYZ कहाँ से लोन देगा? नहीं, देखिए, बैंक के पास ये लोन है, बैंक के पास मेरी मनी बैंक के पास रखी हुई है, और बैंक की आइडेंटिकल मनी स्टेट बैंक के पास रखी हुई है। अच्छा, ठीक है ना, आइडेंटिकल मनी है। ठीक तो है। उसमें क्या होगा कि बैंक आपसे मुझसे पूछेगा कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हैं स्टेट बैंक के अंदर, तो बैंक आपसे पूछेगा यानी कि स्टेट बैंक के पास गारंटी पड़ी हुई है, और ये जो आगे देगा वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होगी, उसका वजूद नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके 10 लाख रुपए बैंक में रखे हुए हैं, ठीक है, आपने ये बताया ना आपके 10 लाख रुपए बैंक में रखे हुए हैं, बैंक के 10 लाख रुपए स्टेट बैंक में रखे हुए हैं। ठीक है। कोई भी, आपका कौन सा बैंक है? मीज़ान है, कुछ भी कह 10 लाख रुपए आपने रखे हुए हैं। अब आपने कहा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। आपने मीज़ान को कहा कि भाई मुझे जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, कि मुझे रिटर्न चाहिए इसके ऊपर। मीज़ान ने, मैं एक कंपनी हूँ, मीज़ान ने आपके 10 लाख रुपए लिए और मेरे पास ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। अब अगर मैं मीज़ान में ही मेरा अकाउंट है, तो स्टेट बैंक को बताने की ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि स्टेट बैंक में 10 लाख रुपए उनके पड़े हैं, अब मेरा अकाउंट मीज़ान के अंदर है, ठीक है। और अगर मेरा अकाउंट जो है हबीब बैंक के अंदर है, ठीक है, तो आपने 10 लाख रुपए लिए और मीज़ान ने मेरे हवाले कर दिए, क्योंकि मेरा अकाउंट हबीब बैंक के अंदर है, तो वो 10 लाख रुपए जो मीज़ान के 10 लाख रुपए स्टेट बैंक के पास रखे थे, वो भी ट्रांसफ़र हो गए हबीब बैंक के पास, क्योंकि स्टेट बैंक अपनी पूरी इकोनॉमी को, मनी को थ्रू रिजर्व जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। और तो इसमें जो है वो, जब मैं किसी और अकाउंट में हूँ, तो मीज़ान का अकाउंट नहीं रहा 10 लाख रुपए का, क्योंकि मेरे पास आ गए और मेरा हबीब बैंक अकाउंट है, तो हबीब बैंक के वो 10 लाख रुपए स्टेट बैंक के पास है। चलें सर, ये तो बड़ा टेक्निकल है, मगर बात तो आपकी समझ में आ रही है। और बाकी ये जो हमारे थिंक टैंक्स है, यही इसके ऊपर देख सकते हैं। हमारा काम तो ये था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचा दें। मुझे ये बताएं कि क्या इसकी कोई फिजिकल एग्जाम्पल दुनिया में मौजूद है, इस तरह की बैंकिंग की, फुल एसेट बैंकिंग जो आप कह रहे हैं? देखिए, इसमें एक तो बात यह है कि यानी जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि जब ये शुरू में मनी क्रिएट हो रही थी, तो सारी का जो मुल्कों ने जो है, जैसे इंग्लैंड ने सबसे पहले बंद की प्राइवेट मनी, उसको देखा-देखी अमेरिका वालों ने की, तो एक लिहाज से सॉवरेन मनी पे चले गए। लेकिन पिछले 100-150 सालों में ये हुआ कि ये मनी जो है वो क्रिएशन हार्ड मनी से निकल के इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरफ चली गई है, यानी बैंकों के नंबर्स हैं। तो इस लिहाज से जब भी कोई बड़ा मसला होता है, जब 1930 में सबसे बड़ा ग्रेट डिप्रेशन हुआ अमेरिका में, और डिप्रेशन में बेशुमार बैंक रन कर गए, उसके बाद तकरीबन 300 से 400 इकोनॉमिस्टों ने जो है, जिसमें फिशर शामिल था, पूरा शिकागो स्कूल शामिल था, उन्होंने लिखा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को कि भाई ये फुल रिजर्व बैंकिंग करें, और भी बहुत सारे उसमें सजेशन थे, और बहुत सारे अप्रूव हो गए। ये नहीं अप्रूव हुआ क्योंकि इसमें किसी ने मिल्टन फ्रीडमैन से पूछा, जो इस वक्त 20वीं सदी का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट, मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट है। उसने कहा कि ये फुल रिजर्व के अंदर आप कहते हैं बड़ा फ़ायदा है, तो आखिर ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि जिनको इसका फ़ायदा पहुंचना है, आम आवाम, आम डिपॉजिटर्स, उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये सिस्टम कैसे रन कर रहा है, किस तरह मनी क्रिएट कर रहे हैं बैंक्स, और जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो इसको कंफ्यूज भी कर रहे होते हैं। तो एक लिहाज से दुनिया में अभी ये किसी कंट्री में तो नहीं है, लेकिन लेटेस्ट एग्जांपल ये, क्योंकि 2008 में बहुत बड़ा बैंकिंग का क्राइसिस हुआ अमेरिका में, उसके बाद इस पर बड़ा रिन्यूड डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के बाद सबसे पहले 2013 के अंदर ना एक IMF ने के 2 इकोनॉमिस्टों ने एक पेपर लिखा, जिसमें अमेरिका का पूरा उन्होंने सिस्टम को इकोनॉमी में, आपको पता है DSG मॉडल पर डाल के देखते हैं कि भाई उसका क्या रिजल्ट आ रहे हैं, तो उन्होंने पूरे अमेरिका का हाउस होल्ड डाटा, बैंकिंग का डाटा और पूरा डाटा डाल के उन्होंने इस सिस्टम पर रन किया। तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा मसला था अमेरिकन इकोनॉमी का, या किसी भी एडवांस कंट्री में, उसमें इकोनॉमिक जो है, मुस्तकिल इकोनॉमी में बार बार साइकिल्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक वोलेटिलिटी है। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो मेजर मसला है, ये बैंकिंग की मनी क्रिएशन की वजह से हो रहा है। जब अच्छा वक्त होता है, जब लोगों को लगता है कि भाई आगे एसेट्स की प्राइसेस बढ़ेंगी, बैंक धड़ाधड़ मनी क्रिएट कर रहे होते हैं, उससे जो है गुब्बारा बलून फैलता है और आखिर में बस्ट हो जाता है। तो इसमें
जो सबसे बड़ा मसला था इकोनॉमी का, वो उनका रिजॉल्व हो जाता है। दूसरा बड़ा मसला अमेरिका के अंदर ये था बैंक रन्स का, क्यों अमेरिका सिटी ऑफ बैंक्स है और वहाँ हर थोड़े दिनों में बैंक रन होते हैं। अभी उन्होंने 1% से 5% किया तो कितने बैंक रन कर गए, 5-6 बड़े बैंक रन कर गए वहाँ पे। तो बैंक रन बिल्कुल इसमें जीरो हो जाते हैं, इसलिए कि इसमें 100% गारंटी जो मेरी मनी बैंक में रखी हुई है वो 100% जो है वो स्टेट बैंक गारंटेड है। अभी क्या पोजीशन है, अभी आपको पता है पाकिस्तान में जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो 5 लाख रुपए तक के, अगर आपके पास 50 लाख रुपए रखें और अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाए तो 5 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस से मिलेंगे, वो भी शायद कुछ अरसे के बाद मिलेंगे जब इंश्योरेंस से मिलेगा, और बकिया 45 लाख आपको बैंक के एसेट बिकेंगे तो उसमें से आपको प्रोपोर्शनल हिस्सा मिलेगा जो किसी का भी कंपनी में होता है। तो आपका मनी प्रोटेक्टेड नहीं है। तो अमेरिका के अंदर बैंक रन्स खत्म हो गए। तीसरी बात ये कि उनका भी डेट जो है सिग्निफिकेंटली कम हो गया, इसलिए कि इसमें आप गवर्नमेंट डेट को सिग्निफिकेंटली कम कर देते हैं। पाकिस्तान में मैंने वही जो पेपर था उसको उसी बेसिस पे मैंने पाकिस्तान में जो पूरी इकोनॉमी है उसके नंबर डाल के देखे, तो हमारी अच्छी बात ये कि हमारा डेट अमेरिका की तरह डायरेक्ट नहीं है। अमेरिका का चाइना के पास बहुत डेट पड़ा हुआ है, जापान के, हमारा पूरा का पूरा डोमेस्टिक डेट, जितना डोमेस्टिक डेट है, अगर आज स्टेट बैंक ये पॉलिसी रखे कि 5% नहीं, हमें 100% रिजर्व चाहिए, ठीक है, हमें 5% से रिजर्व से, तो जैसे ही आप ये पॉलिसी आज इशू करते हैं, सबसे पहले क्या होगा कि पूरा जो गवर्नमेंट का डेट है वो इस बैंकों से स्टेट बैंक के पास आ जाएगा, पूरा आपका डेट एलिमिनेट हो जाता है, पूरा डोमेस्टिक डेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि और पाकिस्तान का डेट 40,000 बिलियन 40-45 ट्रिलियन का डेट है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खर्चा है, इस वक्त सबसे बड़ा खर्चा क्या है देखें गवर्नमेंट का, वो 55% इस दफ़ा के बजट में डेट सर्विसिंग के ऊपर है। अभी आप कर्जा वापस नहीं कर रहे, डेट सर्विसिंग के ऊपर है। और लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये 55% जो इतना बड़ा अमाउंट है शायद ये IMF लेके जा रहा है, शायद ये वर्ल्ड बैंक लेके जा रहा है, बाहर के लोग लेके जा रहे हैं। इसका 90% पोर्शन डोमेस्टिक डेट के ऊपर है, अंदरूनी कर्जे पे गवर्नमेंट दे रही है अपने बैंक्स को और बैंक अपने खातेदारों को दे रहे हैं। तो ये जो पूरा डोमेस्टिक डेट के ऊपर इंटरेस्ट है जो आपके यानी गवर्नमेंट की, मैं खजाने को कहूँगा एक ऐसी बोरी है जिसमें ऊपर से जो भी डाल रहे हैं आप ना, नीचे वो निकल जाता है, पूरा इतना बड़ा सुराख है उसके अंदर। तो ये पूरा इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट की कॉस्ट आपकी खत्म हो जाती है। हमारे सामने बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जो फुल रिजर्व नहीं है मगर वो फिर भी कामयाब हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की, उसमें आप बिटकॉइन को ले लें, उसका तो वजूद ही नहीं है, ना ही वो बिलोंग कर रही है किसी एसेट से, वो तो कामयाबी से चल रही है, उसमें तो किसी को मतलब कोई एतराज़ नहीं है, ना उसमें कोई फ्रॉड हो सकता है, ना ही वो मल्टीपल हो रही है। हाँ, देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है, पहली बात तो ये है कि वो किसी गवर्नमेंट बैक तो नहीं है ना, वो प्राइवेट मनी है। और उसकी अगर आप टोटल मकदार देखें दुनिया में तो वो 1% भी नहीं होगी मेरे ख्याल है टोटल करेंसी की। और 90% मैं नहीं पता, लेकिन 90% इलीगल काम सारे क्रिप्टो से ही हो रहे हैं। यानी अगर आपको बॉर्डर से कोई काम करना है तो सारा क्रिप्टो से हो रहा है ना। आपको पता है पाकिस्तान में किसी हैकर ने हैक कर लिया, चले वो तो आप पैसे कैसे देंगे? देखें वो तो मैनेजमेंट इशू है ना, वो एक अलग बात है, मगर ये देखें रिलायबल तो है ना। अगर मैं बिटकॉइन लेता हूं तो मुझे पता है कि यार ये मेरे पास हार्ड कैश है। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि मनी जो है ना, मनी वो एक पब्लिक गुड है। आपको पता है इकोनॉमिस्टों में दो बड़े स्कूल हैं, एक सोशल डेमोक्रेट्स हैं, एक लिबरल्स हैं। लिबरल्स ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को ना किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और मार्केट को रन करने देना चाहिए। लेकिन वो भी दो तीन चीज़ें, जैसे मिल्टन फ्रीडमैन बड़ा लिबरल इकोनॉमिस्ट है, फ्रेडरिक हाइक है, इनका भी व्यू ये है कि जी गवर्नमेंट को दो तीन काम ज़रूर करने चाहिए। एक ये है कि उसके कोर्ट्स होने चाहिए ताकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, लॉ एंड ऑर्डर दिफा होना चाहिए। तीसरी बात ये कहते हैं मनी का कंट्रोल स्टेट बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास होना चाहिए, क्योंकि मनी पब्लिक गुड है। हमने क्या किया, उस मनी को प्राइवेट इदारों के नाम कर दिया है और लॉ में ये लिखा हुआ है कि मनी कौन क्रिएट करेगा, स्टेट क्रिएट करेगी। मगर हर बैंक ने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है, जब वो लोन देते हैं उससे मनी इशू क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये जो मनी है और इस पब्लिक गुड को पब्लिक के फायदे के लिए यूज़ होना चाहिए। इंडिविजुअल फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, पब्लिक का मतलब है कि एज अ होल फायदा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप अगर जो किसी भी मार्केट इकोनॉमी और कैपिटल इकोनॉमी के अंदर सबको तो आप मुलाजमतें नहीं देते ना, यानी कि सोशलिज्म में तो हर बंदे को गवर्नमेंट ने मुलाजमत दी हुई है। यहाँ पे गवर्नमेंट को ये ख्याल करना पड़ता है अपने लोगों का कि जी अपने ऐसी एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी जनरेट हो, मनी को यूज़फुल अंदाज में इस्तेमाल हो, इन्फ्लेशन ना हो। तो जो आप क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें, क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत ही महदूद रोल है और वो उन लोगों के लिए है कि जो बिल्कुल अपना ज़ाती फ़ायदा देख रहे हो और उस ज़ाती फ़ायदे के अंदर वो ज़्यादातर, उसमें मैंने बताया कि लीगल काम हो रहे हैं, उस पर कोई गवर्नमेंट की बेस, इसी आज तक किसी गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को अपनी करेंसी ख़त्म करके तो नहीं किया ना।
यहाँ पे तो लीगल ही नहीं है ना सर। ये कह रहा हूँ तो उसका नुकसान क्यों हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है, गवर्नमेंट का रोल तो खत्म हो जाता है ना। देखिए इस वक्त मैं आपको एक बात मैं भी कहता हूँ, फुल रिजर्व बैंकिंग के अंदर एक बड़ा काम ये भी है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर हम इस सिस्टम को डेमोक्रेसी के अंदर लेके आएंगे। इस वक्त क्या हो रहा है कि जो ज़्यादातर पावर है ना इस करंट मॉनेटरी सिस्टम के अंदर भी सेंट्रल बैंकर्स के पास है, जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं ना। क्रिप्टो करेंसी में तो वो भी आप छोड़ दें, क्रिप्टो करेंसी में तो सारा कंट्रोल जो है वो प्राइवेट लोगों के पास चला जाएगा ना। वो अब कोई इलीगल काम करें, कोई गड़बड़ करें, कोई सब उसमें सब चीज़ें हो रही हैं। तो अगर हम इसमें देखें क्या बात कर रहे हैं, हम फुल रिजर्व में 4 मेजर बातें कर रहे हैं, 4 इसके मेजर बातें। पहली बात यह है कि ये जो है वो पाकिस्तान के डेट को ख़त्म कर देगी, डोमेस्टिक डेट को, जहाँ आपके मेजर रिसोर्सेज, और उसकी नीति में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लोगों का फ़ायदा ये होगा, इससे इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि प्राइवेट बैंक जो है वो मनी क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, और उस प्रॉफिट के नतीजे में वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोन इशू करें। लोन इशू करेंगे, नई मनी क्रिएट होती है, और उससे फिर क्या होता है कि इन्फ्लेशन हो रहा है। और हमने पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में देख रहे हैं कि 20-25% सर ये सारी आपका सर्कल तो मुझे समझ में आ रहा है, मगर मुझे ये बताएं कि इससे बैंकों को क्या फ़ायदा होगा? बैंक तो मतलब बैंकों के लिए तो आपकी तजवीज़ बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। नहीं, क्योंकि देखिए बैंक तो चल ही इसी पे रहे ना कि सर बैंकों आगे से आगे लोन देंगे, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, खातेदार को भी देंगे, खुद भी एंजॉय करेंगे। तो देखिए वो तो पहले हम खातेदारों की मिसाल लें ना। सबसे ज़्यादा पैसे तो बैंक खातेदारों को दे रहे हैं ना। इस वक्त अगर 6,000 ट्रिलियन गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो 4-4.5 ट्रिलियन तो खातेदारों को ही जा रहा है। इस्लामिक बैंक थोड़ा कम दे रहे हैं, दूसरे लोग थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो जा रहा है। तो खातेदारों को आपको देख रहे हैं कि फ़ायदा कितना हो रहा है। पिछले 2-3 सालों में अगर आप एवरेज दें तो 12-15% दे रहे थे, और उन खातेदारों को नुकसान कितना हुआ? जब इन्फ्लेशन हुआ तो 20% से उनको उनकी परचेजिंग पावर गिर गई। तो इफेक्टिवली अगर आप ये कहें कि 12% उन्हें मिल रहा है या 15% उन्हें मिल रहा है, 20% से उनका नुकसान हो रहा है ना करंट सिस्टम के अंदर। तो खातेदारों को तो आप सोचें कि इस वक्त नुकसान है कि मनी सप्लाई बढ़ रही है, और जो हम सिस्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बता रहे हैं फुल रिजर्व सिस्टम, उसके अंदर मनी जो एक्सपेंड होगी, पहली बात तो है कि वो डेट फ्री होगी। ठीक है, कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा। जिस तरह से वो नोट छाप रहा है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मनी क्रिएट करेगा, और वो कितनी होगी? जितनी जीडीपी ग्रोथ हो रही है। पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ इसमें 4 से 5% है अगर 50 साल में देखी जाए। तो अगर आप 5% की मनी सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है, जो तकरीबन 2000 बिलियन के आसपास बनती है, तो वो रियल कामों में जाएगी। रियल कामों का मतलब आप गरीबों को दे दें। गरीबों, पाकिस्तान में इस वक्त 8 करोड़ लोग हैं कि जो बेसिक ज़रूरियात उनके पास नहीं है, और जब तक आप इन लोगों का ख्याल नहीं करेंगे, पाकिस्तान लॉन्ग टर्म तरक्की नहीं कर सकता ना, हमें पता है। सर मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि देखिए, जब ये फुल एसेट बेस हो जाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बैंकों के पास पैसा बहुत महदूद हो जाएगा ना, क्योंकि वो जब फुल एसेट बेस होगा। तो फिर मुझे ये बताएं कि पूरे मुल्क में जो इकोनॉमिक सर्किल चल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रही है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, थोड़ी बहुत जो हो रही हैं, तो ये फिर सर्किल कैसे चलेगा? आपने पैसा तो बहुत महदूद कर दिया ना। आपने खुद ही कहा कि 100 रुपए हैं, तो वो मल्टीपल टाइम जो है वो आगे से आगे वो काउंटिंग हो रही है और चल रहे हैं। मगर एक इकोनॉमिक सर्किल तो चल रहा है ना। जब आप उसको 100% पे रोक देंगे, वो तो ठप हो गया पूरा सर्किल। देखिए मैं हम इस प्रपोजल में क्या कह रहे हैं, हम इस प्रपोजल में कह रहे हैं कि जितनी एक्सपेक्टेड आपकी जीडीपी ग्रोथ है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? अगर आप इन्फ्लेशन आप चाहते हैं कि महंगाई ना हो, अगर जीडीपी तो पिछले साल हमारी 1 के 1 भी नहीं थी। नहीं, मैं पहले सवाल ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा। लॉन्ग टर्म अगर आपकी जीडीपी, जैसे अमेरिका में, यूरोप में, ये लोग जो मनी को टारगेट करते हैं 2% इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे होते हैं ना। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म आपकी 50 साल की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4-5% है तकरीबन। तो अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ 4-5% है, और आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं महंगाई ना हो ना। आप ये चाहते हैं, नहीं चाहते? दुनिया का सबसे बड़ा मसला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई क्यों हो रही है? महंगाई इसलिए हो रही है, महंगाई की बेसिक सबसे बड़ी वजह ये है, अगर हम कॉस्ट साइड, 2 साइड है ना महंगाई की। एक सप्लाई साइड है, कोई फसल खराब हो गई, गेहूं की कीमत बढ़ गई। लेकिन जो ज़्यादा महंगाई होती है वो डिमांड साइड की होती है, कि आप मनी को बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी उसकी बढ़ा देते हैं। एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट ने किया था कि टू मैनी मनी जो है वो चेस सेम गुड्स को कर रही होती है। तो हम पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जीडीपी की ग्रोथ 3-4% से बढ़ रही है, और हम मनी सप्लाई 20% से बढ़ा रहे हैं। तो महंगाई तो होगी। तो हम इस सिस्टम में ये कह रहे हैं कि मनी सप्लाई सिर्फ उतनी बढ़ेगी, और वो मनी कहाँ जा रही है? आपको पता है 98% मनी जो पिछले साल जो मनी स्टेट बैंकों ने लोन दिया है, किसको दिया है? गवर्नमेंट को दिया है, और गवर्नमेंट ने वो मनी जो है वो वापस कर दी है लोन इंटरेस्ट की सूरत में बैंक्स को। यानी एक हाथ से दिया लोन और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। जब वो अकाउंट्स में पैसे गए हमारे और आपके, तो क्या हुआ? उससे इन्फ्लेशन हुई, क्योंकि गुड्स तो नहीं बढ़ रहे, वो कोई प्रोडक्टिव काम तो नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि जो डेट चढ़ा वो हमारी आगे आने वाली औलादों को देना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मनी कैसे क्रिएट हो रही है? डेट के साथ क्रिएट हो रही है। तो अगर ये बात कहना कि ये बैंक के इस वक्त बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं,
लेकिन इसमें हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि प्रोडक्टिव काम ना करें, हम ये कह रहे हैं देखिए टेक्स्ट बुक में आप शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि बैंकों का काम क्या है, इंटरमीडिएशन का काम होता है, ठीक है ना। इंटरमीडिएशन का काम, वो डिपॉजिटर से पैसे लेते हैं और वो पैसे जाके बिल्कुल सही। बड़ी बिजनेसेस को देते हैं। अच्छा सर, मैं पूरी बात कर लूं जी इसमें? जी हाँ। प्लीज। तो इस वक्त बैंक क्या कर रहे हैं कि जो जो लोन जो नॉन प्रोडक्टिव, इंतहाई नॉन प्रोडक्टिव है, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देने के लिए वापस कर 98% पिछले साल का ये हुआ है। तो फुल रिजर्व बैंकिंग के अंदर क्या होगा कि वो डिपॉजिटर्स के पास जाएंगे, उनसे मनी ली और बिजनेस को दिए, तो उससे जो है वो रियल इकोनॉमी और रियल जो बैंकिंग है वो सेक्टर आपस में मैच कर रहे होंगे ना उनकी। और दुनिया भर में भी आपको पता है इस वक्त, यानी पिछले दिनों में उसका एक सर्वे पढ़ रहा था कि 86% मनी जो क्रिएट हुई है ना, जो लोन की सूरत में क्रिएट हुई है दुनिया भर में, वो ज़्यादातर नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में गई है। रियल सेक्टर में सिर्फ मकानों की कीमतें बढ़ी हैं उससे। हम तो देखें इन्फ्लेशन सह रहे हैं, लोग कहते हैं शायद अमेरिका और यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन वहाँ पे इसलिए नज़र नहीं आ रहा, इन्फ्लेशन का वैसे मतलब तो इन्फ्लेशन ऑफ मनी होता है, मनी का फैलाव ना। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें उसकी कीमतें अमेरिका और यूरोप के अंदर मकानों की कीमत 10-10 गुना बढ़ चुकी हैं। और कोई, यानी आज से 50 साल पहले हर मकान, ज़्यादातर मैंने कहा था हाउस होल्ड डेट तकरीबन अमेरिका में ज़ीरो था, और पिछले 60-70 सालों में हाउस होल्ड डेट 50% जीडीपी का हो गया है। हर मकान के साथ डेट लगा हुआ है, हर गाड़ी के साथ डेट लगा हुआ है, और जब उन्हें इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ना, तो उस इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है वो उन लोगों की चीखें निकल गई। तो हमारा पूरा सिस्टम ही डेट पे चल रहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पता है डेट से कितनी पनाह मांगी है, हम पूरा गवर्नमेंट का निज़ाम ही डेट पे चला रहे हैं। तो हमारे सिस्टम में 3 बड़ी बातें हैं ना। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट का डेट तो बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम में। और गवर्नमेंट को 6000 बिलियन का फायदा हो गया, जब मैं आपको पहले बताया इंटरेस्ट का। तकरीबन 2000 बिलियन रुपए जो है वो मनी क्रिएट कर सकेंगे, जो 5%, 4-5% मनी की होगी, उसको अगर वो लोगों को दें, आम लोगों को दें, पब्लिक को, जो गरीब लोग हैं, तो उससे डिमांड आपकी इंप्रूव होगी। और अगर उन्होंने सप्लाई साइड पे लगाया तो उससे जो है वो आपकी सप्लाई साइड इंप्रूव होगी। मुझे ये बताइए कि सर, ये तो चले, आपने इंटरनल डेट का तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, एक्सटर्नल डेट का क्या करेंगे? 120 बिलियन से ज्यादा तो हमारा एक्सटर्नल भी है, हाँ हाँ। उसके अच्छा, लिए ये क्या जो, होगा हाँ, फिर? ये जो प्रपोजल है, जो जो फुल रिजर्व का बैंकिंग का सिस्टम है, क्योंकि उसमें 90% जो हमारा इस वक्त डेफिसिट हो रहा है बजट, वो डोमेस्टिक डेट पे हो रहा है, जो लोगों को नहीं पता, जो मैं आपको आपके थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट का सबसे, यानी एक बड़ा मसला जो है वो जो है डोमेस्टिक डेट के ऊपर इंटरेस्ट है, जो 90% है। एक्सटर्नल डेट देखिए क्यों होता है। एक्सटर्नल डेट इसलिए होता है कि आप इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम की मिसाल या गवर्नमेंट की मिसाल, एक आप घराने की मिसाल लें, उसके सरबराह की की तनख्वाह 1 लाख रुपए, और उसको कोई बाहर से बंदा बैठा हुआ, उसका उनका कोई रिश्तेदार है, चचा बैठा हुआ है, वो भी 1 लाख रुपए दे रहा है, 2 लाख रुपए उनके पास हो गए, वो 3 लाख रुपए की खरीदारी कर रहे हैं। तो आप ऐसे खानदान को क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई ये तो सस्टेनेबल नहीं है, ये तो कब तक इस तरह चलता रहेगा। तो पाकिस्तान की पोजीशन यही है कि आप 3 बिलियन की अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 2.5-3 बिलियन की, और 2.5-3 बिलियन आपको बाहर से आ रहे हैं, तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट उससे ज़्यादा कर रहे थे। अब तो खैर थोड़ा सा बैलेंस है, लेकिन आप उससे ज़्यादा कर रहे थे। तो अगर आज पाकिस्तानी ये तय कर ले ना, और ये गवर्नमेंट तय कर ले कि अगले दो सालों के अंदर हम अपनी इंपोर्ट को कम करेंगे और एक्सपोर्ट के बराबर लेके जाएंगे, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बराबर होगा। तो जो आपने अमाउंट ली 130 बिलियन की, गवर्नमेंट का डेट शायद 100 बिलियन होगा, 30 बिलियन और का बकिया लोगों का है। तो 100 बिलियन का डेट आप 3 साल में पे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हर महीने फॉरेन रेमिटेंसेस 3 बिलियन की आ रही हैं, जो बाहर से आ रही हैं, जिससे आपकी इकोनॉमी को कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आज आप ये तय कर लें कि मैं अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इक्वल कर लूंगा, तो 3 साल में आपका फॉरेन डेट खत्म हो सकता है। लेकिन वो फॉरेन डेट कैसे खत्म होगा? क्योंकि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बराबर करने के लिए आपका एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा, जाहिर है, और उससे महंगाई होगी, तो आपको अपने गरीबों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। गरीबों को आप एक दफ़ा प्रोटेक्ट करेंगे उसके नतीजे में, उसके बाद जो है वो आप ये कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल के। और मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल आपके ये ज़ीरो फॉरेन डेट पे भी जाना चाहिए, जिस तरह हम ज़ीरो डोमेस्टिक डेट की बात कर रहे हैं, उस तरह ज़ीरो फॉरेन डेट पे भी जाना चाहिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म में आप ग्रोथ कर सकें। क्योंकि देखें ना, डेट के ऊपर तो जब डेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे फाइनेंशियल रिस्क भी आता है, इकोनॉमिक रिस्क भी आता है, इन्फ्लेशन भी आता है, यानी ये तो मसाइल उसके साथ बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है, आपकी गुफ्तगू से जितना मैं समझा हूँ, आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि आपका जो एतराज़ है वो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर है। आपका ये जो रिबा फ्री पाकिस्तान एक मतलब एक वो है, उस पर आपको एतराज़ नहीं है, आपको पूरे बैंकिंग सिस्टम पर एतराज़ है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम से आप सेटिस्फाई नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अगर इसको नहीं, इसी सिस्टम को अगर सूद फ्री कर दिया जाए, रिबा फ्री कर दिया जाए तो? हाँ, नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो अब शुरू में हमने बात की थी कि इस्लामिक बैंकिंग जो है ना, जो यानी पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में फॉर्म चेंज कर रहे हैं, सब्सटेंस चेंज नहीं कर रहे, जो रियल रू है। और क्योंकि उसमें 2-3 बड़े मसाइल हैं। पहली बात तो ये है कि जी इस्लामिक बैंकिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो उनका प्रॉफिट रेट होता है वो किसके साथ लिंक्ड होता है? वो स्टेट बैंक के पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक होता है।
जब वो स्टेट बैंक का रेट 7% था तो वो डिपॉजिटर्स को कम पैसे दे रहे थे, अब ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पॉलिसी रेट पूरे माशरे के अंदर जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट एक तरह से मनी की वैल्यू को तय कर रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ अपने अलाइन किए हुए हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट उसी पे हैं, डेट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यानी हम इस्लाम में ये कहते हैं ना कि हम मुशारका पे जाएंगे, मुदारबा पे जाएंगे, जिसमें शेयरिंग होगी, लेकिन 99% जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस्लामिक बैंक के, अगर आप IFRS के क्राइटेरिया पे देखें तो वो डेट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। दूसरा उससे बड़ा मसला, ये भी बहुत बड़ा मसला है, दूसरा बड़ा मसला ये है कि जो मनी क्रिएट हो रही है, जो मेरा ख्याल है कि मॉडर्न फॉर्म में ये कोई मुफ्ती बता सकेगा कि ये, क्योंकि रिबा का मतलब एक्सेस होता है। अगर आप ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए पे बैंक जो है वो 20x मनी क्रिएट कर देते हैं, तो ये शायद मॉडर्न फॉर्म का रिबा हो। ये मतलब मुफ्ती के साथ ही बता सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़माने में जो इंटरेस्ट रेट थे ना, वो बहुत ज़्यादा थे, यानी 100 गुना, जिसे कुरान में अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा किया गया, दुगना और चौगना। आज दुनिया भर में ना इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी तकरीबन इन्फ्लेशन के बराबर ही चल रहे होते हैं, बल्कि बहुत जगहों पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी हैं। लेकिन जो मनी क्रिएट कर रहे हैं सिस्टम, उससे सारा मसला हो रहा है। उससे क्या क्या मसला हो रहा है? उससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उससे गुर्बत फैल रही है, क्योंकि जब आप मनी क्रिएट ज़्यादा करते हैं, और वो करेंगे प्राइवेट बैंक, जब किसी को पता है कि मुझे मनी क्रिएट करके लोन देके मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन इशू करेगा। उससे जब इन्फ्लेशन होती है, वो गरीबों को बुरी तरीके से मारती है। मैंने आपको बताया ना कि इस वक्त हम गरीबों को, पाकिस्तानी अगर टैक्स सिस्टम देखें तो हम 50% से ज़्यादा हम इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू पैसे ले रहे हैं। सेल्स टैक्स, एक गरीब आदमी जिसके पास कोई इनकम नहीं है, उससे आप हर चीज़ पे 18% टैक्स ले रहे हैं, और फिर आप दूसरा उसको इन्फ्लेशन टैक्स से मार देते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक टैक्स की सूरत होती है। आपको पता है ना, इन्फ्लेशन टैक्स कहा जाता है विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि आपने अप्रूव नहीं किया लेकिन आपने मनी छाप दी, तो उससे जो है वो महंगाई हो रही होती है। तो इन दोनों, ये दो मसाइल हैं जो इस्लामिक उसमें हैं, बैंकिंग के अंदर इस वक्त हैं। ठीक है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो हमारा जो सिस्टम फुल रिजर्व बैंकिंग है, ये क्यों इस्लामिक मॉडल से बिल्कुल करीब है। पहली बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें डेट मनी जो क्रिएट होगी विदाउट डेट होगी। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अपना कंप्लीट कर लूँ ना, ये वाली बात, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट इस्लामिक बैंक के बारे से बात की है, तो मैंने कहा ये कंप्लीट करना जरूरी है कि सबसे पहले इसमें जो मनी क्रिएट हो रही है वो डेट के बगैर हो रही है, यानी जिस पे डेट के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी हदीसें मौजूद हैं, उस हवाले से ये पूरा हमने निज़ामी डेट पे चला रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो है वो स्टेट बैंक का जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए कि मनी का पूरा कंट्रोल स्टेट बैंक के पास आ गया। आपको पता है ये इंटरेस्ट रेट है क्यों, पॉलिसी इंटरेस्ट सर, इशू अगर करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी अगर ख़त्म हो जाएगी तो स्टेट बैंक, जो बैंक्स जो हैं दूसरे लोगों को कर्ज देंगे, वो किस पर देंगे? ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट क्यों इशू होता है? पॉलिसी इंटरेस्ट रेट ना, जो क्योंकि मनी का फैलाव प्राइवेट बैंक कर रहे होते हैं, तो सेंट्रल बैंक के पास एक वॉल्व होता है जिसको वो टाइट कर देते हैं कि ज़्यादा, और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ताकि प्राइवेट बैंक लोन ना दें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ही लोन लिया जा रही है। तो इस फुल रिजर्व सिस्टम के अंदर, क्योंकि पूरा मनी चाहे वो सॉफ्ट फॉर्म में हो चाहे वो हार्ड फॉर्म में हो, किसने क्रिएट की होगी? वो सेंट्रल बैंक ने क्रिएट की होगी, पूरा कंट्रोल उनके पास होगा। तो मनी का फैलाव कोई और नहीं कर सकता। 1 रुपए भी मनी इकोनॉमी में इंक्रीज नहीं हो सकती अनलेस के स्टेट बैंक उसको प्रिंट फॉर्म में, यानी रुपए की सूरत में या सॉफ्ट फॉर्म के अंदर क्रिएट करे। तो जाहिर है फिर उसमें इंटरेस्ट रेट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसमें क्या होगा कि जो भी बैंकर्स हैं और जो डिपॉजिटर्स हैं, और जो वो आपस में तय करेंगे किस कीमत पे मनी जानी, और रियल मनी जानी है ना। ना आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, और देखने वाले हमारी और हमारे गेस्ट के उसके फेवर में भी जा सकते हैं और उस पर एतराज़ भी उठा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर, अगर आपका बताया हुआ सिस्टम इतना इफ़ेक्टिव है, तो दुनिया में सर इतनी जदीद रिसर्चेज़ हो रही हैं और इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो इस पर अब तक किसी ने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? नहीं, देखें ना, 300 साल दुनिया में गुलामी रही है। उस वक्त कोई कहे है कि भाई दुनिया में तो बड़ा वो हो रहा है, क्यों ये गुलामी चलती रही है? गुलामी चलती रही है ना, 300 साल, 400 साल, बल्कि हज़ार। और अब आप ये कहें कि इस वक्त दुनिया में लोग परेशान हैं। आपको पता है दुनिया की इस वक्त हालत क्या है? 1% लोगों के पास, 1% लोगों के पास पूरी दुनिया में 50% से ज़्यादा दौलत जमा हुई है। और पिछले 1980 के बाद जब सोशलिज्म ख़त्म हुआ, उसके बाद ये दौलत कंसनट्रेट हो रही है, और 50% जो लोग हैं उनके पास 1% भी नहीं रह गई। अमेरिका के अंदर, अमेरिका की जीडीपी इस वक्त पाकिस्तान से 100 गुना ज़्यादा है, यानी आपके मुकाबले में उनका आदमी 100 गुना अमीर है। और वहाँ पे पता है कितने गरीब लोग हैं? 5 करोड़ लोग फूड स्टैम्प पे गुजारा कर रहे हैं। मिनिस्की ने एक आता है बड़ी मशहूर के जो कैपिटल जो है ना, कैपिटलिज्म, वो बहुतात के दरमियान में गुर्बत क्रिएट करता है। तो ये जो सिस्टम है जो हम बता रहे हैं, पहली बात तो ये कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक है, और आप ये नहीं पूछ रहे कि दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट क्यों इसका फेवर कर रहे हैं। भाई देखें ना, अगर मैं कह रहा हूँ मिल्टन फ्रीडमैन इसका फेवर कर रहा है, इस पे फिशर ने इतनी बड़ी काम किया है, इसके ऊपर स्विट्जरलैंड के अंदर लाख लोगों ने वो कर दिया है, तो हम देखिए दुनिया का तो बड़ा मसला इतना नहीं है ना। हम अपनी टैक्स का 60% दे देते हैं उसके अंदर, दुनिया में तो नहीं देते इस वक्त, दुनिया में तो 5-7% है।
और लेकिन दुनिया में इनइक्वालिटी के मसाइल हैं, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं, दुनिया में देख ही रहे हैं किस तरीके से। तो इस सिस्टम के थ्रू हम इसको मतलब इंश्योर कर रहे हैं, और इंश्योर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे बड़े इकोनॉमिस्ट लिख रहे हैं। यानी फिशर ने ये लिखा कि इस सिस्टम का, फिशर इस वक्त 20वीं सदी के बड़े इकोनॉमिस्टों में से एक नाम है, वो कहता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि गवर्नमेंट डेट खत्म हो जाता है। दूसरा बड़ा फायदा यह है इसका कि इसमें जो बूम एंड बस्ट साइकिल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है, बैंक रन्स खत्म हो जाते हैं। और सबसे आखिर में वो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट की फ्रेंचाइज है, देखिए मनी क्रिएशन किसकी फ्रेंचाइज है, गवर्नमेंट की है ना। तो गवर्नमेंट ने उसको, लॉ में ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट की फ्रेंचाइजी है, लेकिन हर बैंक अपनी फैक्ट्री में क्रिएट कर रहा है लोन देते वक्त। तो वो कहता है कि ये फ्रेंचाइज आपके पास वापस आती है, जब ये वापस आती है तो उस मनी को आप प्रोडक्टिव कामों में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, लास्ट क्वेश्चन, कि आप अपना ये प्लान और अपनी तजवीज़ लेकर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास गए, या आपकी आवाज़ कहीं पहुंची है, कहीं से कोई रिस्पांस आया है? देखिए हम इसके 2-3 स्टेजेस हैं ना। हम अभी ये चाह रहे थे, जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं, अभी हम इस पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमने इकोनॉमिक सेक्शंस के अंदर वो किया है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अभी अप्लाइड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ हमने सेशन किया है। फिर जो थिंक टैंक्स हैं, आपकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मतलब इस मिशन पर है? हमारी एक हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ, अप्लाइड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ज़कात इकोनॉमी के नाम से। उसमें ज़कात टैक्स की जगह में हमारे 2 वो हैं। देखें, मैं आखिर में अपनी, यानी आपके आखिरी सवाल से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान में ना 2 बातें की गई हैं। पहली बात ये की गई है, उसमें एज़ अ ज़कात को एक सिस्टम के तौर पे बताया गया है। हमने क्या किया है, टैक्स जिसके खिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी मौजूद हैं, हमने उस टैक्स को मान लिया और ज़कात को हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो हमने ज़कात के ऊपर किया किस तरह से वो पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म कर सकता है। मैं आपको बताऊँ कि अगर वेल्थ पे ज़कात लगाई जाए तो पाकिस्तान में जो 12 मिलियन गरीब फैमिलीज़ हैं, हर फैमिली को आप 25,000 रुपये महीने के दे सकते हैं। अगर आप सेल्स टैक्स, जो इतना रिग्रेसिव सिस्टम है, उसको ख़त्म करके आप पैदावारी ज़कात लगाई जाए, तो उससे आप 30-40 हज़ार रुपये और क्रिएट कर सकते, पाकिस्तान की पूरी गुर्बत ख़त्म हो सकती है। तो ज़्यादा काम हमने उस पर किया है। फिर दूसरा जो इस्लाम, ये इस्लाम की फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, कहाँ से लेना है, कहाँ खर्च करना है। तो ज़कात इस्लाम की फिस्कल पॉलिसी है। और जो दूसरा काम है वो ये कि कुरान में रिबा का खात्मा, एक्सप्लॉयटेशन के खात्मे की बात की गई है। तो हमने ये देखा, जो हम इस पे गौर कर रहे थे, कि इस्लाम का जो बेसिक वो है, यानी जो कुरान में बात की गई कि दौलत सिर्फ अमीरों में गर्दिश ना करती रहे। तो दुनिया में इस वक्त दौलत बड़ी तेज़ी से कंसंट्रेट हो रही है, और हमारे पास एक नुस्खा कीमिया है कि हम लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये लॉ है, ये तरीका है जिससे हम एक अच्छी इकोनॉमी, एक अच्छे माशरे और एक अच्छी सिमत में बढ़ सकते हैं। तो इस हवाले से हम इन दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंची सर आपकी? गवर्नमेंट तक अभी तो हम देखें, मैंने न्यूज़ में एक डिटेल में आर्टिकल लिखा है, अगर आप देख लीजिएगा, 3 किस्तों में शाया हुआ है। अंसार अब्बासी साहब ने बड़े उस आर्टिकल को उर्दू में बड़ा डिटेल में लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा भी कि भी गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जी लोगों तक बात पहुँचे, और लोगों में जो इकोनॉमिस्ट हैं, अभी मेरा इसमें मेरे 2-3 दिन पहले लम्स में एक प्रोग्राम किया है मैंने। फिर इसमें, यानी मैं इस मंडे को जो है वो आईकैप के अंदर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आईकैप में चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कर रहे हैं। तो इस तरह की अभी हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें अगर गवर्नमेंट कोई बीच में हमें बुलाती है तो जाहिर है कि डेफिनेटली हम खुशी से उनको प्रेजेंट करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और आपका पॉइंट आ गया। हमारे देखने वाले एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।